नमस्कार, हम हैं लाइव। स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने 50 से ज़्यादा मतलब 55 आर्टिकल्स के हमने रिवीजन कर लिया था और ये क्लास मैंने कहा था कि आपको पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट में आएगा 50-50 क्वेश्चन करके। तो स्वागत है आप सभी छात्रों का, जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं, और बहुत ही ध्यान से इस टेस्ट सीरीज इस मॉक टेस्ट को देखिएगा, अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए दीपक यादव जी नमस्कार, स्वागत है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि अगर आप अपनी तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ बाई कर सकते हैं, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में ये प्राप्त होगी मात्र 100 रुपये में। 20 मॉक टेस्ट हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये में। इसको बाई करने का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि हमारे एप्लीकेशन से आप इसको बाई कर सकते हैं। स्वागत है हृदय कुमार सुब्रा जी, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारे छात्रों ने इस टेस्ट सीरीज को लिया है और आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो एक डेमो टेस्ट एक PDF के फॉर्म में एक टेस्ट हमने बिल्कुल आपको निःशुल्क दिया है, तो आप जाकर इसकी गुणवत्ता भी चेक कर सकते हैं। तो कोई बिल्कुल छुपी हुई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण 2800 प्रश्न, इसी तरीके से आपको हिंदी की ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि मात्र 75 रुपये में है। इसमें भी एक डेमो टेस्ट आप जाकर हमारे एप्लीकेशन से इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो आंसरिंग है सब कुछ आपको लास्ट में इस तरीके से डिटेल में आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस तरीके से, अगर आप देखिए तिलक जी के संदर्भ में गणेश उत्सव की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रशांत वर्मा जी स्वागत है। आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, बता दीजिएगा। और चलिए, और टेस्ट सीरीज के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर जब जाएंगे तो ये आपका है, यहाँ पर कूपन कोड लगाना है UPPSC 50। ठीक है, 200 रुपये है तो 100 रुपये आपका हो जाएगा। और ये एक डेमो टेस्ट आप यहाँ से इसको ले सकते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना है आपका। और UPPSC 50 का प्रयोग करेंगे तो आपका 200 की जगह 100 रुपीज़ आपका हो जाएगा। ऑल क्लियर है। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। जो बेसिक जानकारी देखो भैया हमने बता दिया, क्योंकि आपको लिए कंटेंट, जब आप युद्ध में जाते हो तो आपके पास हथियार अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इच्छा शक्ति तो होती ही है, लेकिन आपके सामने वाला AK-47 लेके बैठा है और आप 303 लगा रहे हो तो कहाँ से होगा, है ना। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्वालिटी कंटेंट होना ज़रूरी है आपके पास, तभी आप उस लेवल के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार। अब ये कंपनी क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने शासन किया। ठीक है, इसके बाद जब संविधान के विकास के आरंभिक चरण, है ना, संविधान के विकास का आरंभिक चरण, ये सेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहले तो अंशतः समाप्त किया गया, उसके बाद पूरी तरीके से जो इसके व्यापार करने का एकाधिकार था क्राउन के अंतर्गत फिर, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय का भी प्रावधान था। और यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी यहाँ पर इनको छूट दी गई थी। ठीक है, चाय का व्यापार चीन के साथ, तो इस संदर्भ में आप यहाँ पर 1813 व 1833, पहले 13 के तहत अंशतः, फिर 33 के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? कल मैंने आप लोगों को अनुच्छेद कराया था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए भाई। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, किस अनुच्छेद में निहित है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति जारी कब करते हैं? तो 1, 2, 3। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रेरित है, ये आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और ये ध्यान रखना आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही अधिकांश चीज़ें संविधान में एडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए
बिल्कुल। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत क्या है भाई, अध्यादेश, ठीक है। ये कल मैंने पढ़ा दिया आर्टिकल वाला, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन थे। संविधान सभा का जो गठन होता है कैबिनेट मिशन के द्वारा ही यहाँ पर, है ना। ये होता है कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, और आता है 1946 में, और इसके 3 मेंबर होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 हो जाओ फ्री, चलो भाई, वेरी गुड। तो जिस तरीके से भी आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं अध्यादेश के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप लगाते हैं तो मैं मानूंगा तैयारी आपकी अच्छी है। चलिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, मैं ऑप्शन पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लिया जाता है, थोड़ा सा बड़ा कर देखिए। नियंत्रक परिषद की स्थापना, ठीक है। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना पीट्स इंडिया अधिनियम 1784, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है और 1774 में निर्माण होता है। एलिजा एम्फे मुख्य जस्टिस चुने जाते बनाए जाते हैं। तो 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और आपका 1 हो गया। इंग्लिश मिशनरियों को, अभी मैंने आपको बताया जो पहला क्वेश्चन था, इसी के तहत शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का भी प्रावधान किया गया था, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई थी, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति होती है 1833 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 1 3 4, तो जो ये ऑप्शन है 2 1 3 4, ये बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4 बिल्कुल। मोहम्मद एहसान, सुब्रा, प्रशांत, सुखवेंद्र ठाकुर, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बजट में, है ना, बजट पर बहस करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, है ना। बजट तो बजट पर बहस और ये सब चीजें आप देखोगे तो 1860, ये याद रखिएगा, 1860 में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये आपकी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब, अगर आप आर की तैयारी कर रहे हो तो इस लेवल के क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए, ठीक है। संचालन समिति, तो जब कैबिनेट मिशन तहत संविधान सभा का गठन होता है तो उसमें कई समितियां होती हैं और इनकी जिम्मेदारियां होती हैं पर्टिकुलर कार्य के लिए। तो संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति भी यही हेड थे। संघ संविधान समिति की बात करते हैं तो यहाँ पर नेहरू जी हो गए, ठीक है, 2 1 हो गए। प्रारूप समिति अंबेडकर जी हैं, 3 हो गए। और प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत आप देखोगे तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सेटअप स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है ना क्वेश्चन पूरा। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप एज ए बिगनर जो भी छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन सा संवैधानिक संशोधन था, ठीक है, कमेंट करिए। 1889 की बात है, सॉरी 1989, 1889 में कह रहा हूँ, 1989 की बात है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 326 का ये करके, और 61वां संविधान संशोधन, उस समय राजीव गांधी जी थे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बार बार आपसे पॉलिटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, कमेंट करके बताइए। तो भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं, है ना। और ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष होते हैं सबसे वरिष्ठ होने के नाते, है ना, ये अस्थाई होते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पूर्णतः
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बार बार पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको मैंने बता दिया कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका मैं रिवीजन करा दूंगा अच्छे तरीके से। 11 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट है, तब तक आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, डेली अगर हम 50-50 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आप सोचो कितना अच्छा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। साथ ही साथ 2800 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमने आपको यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, तो मात्र 100 रुपये में ये PDF आप बाई कर सकते हैं। ठीक, और इसमें डिटेल में सब कुछ आंसरिंग भी दी गई है, और 20 मॉक टेस्ट यानी कि 2800 क्वेश्चन। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन के लेवल को देखोगे तो क्वेश्चन के लेवल हूबहू जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपका है। चलिए, तो यहाँ पर BN राव जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और प्रारूप समिति के हेड BR अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्हीं को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में संचालन समिति और झंडा समिति। ठीक है, चलिए, हाँ, बेनेगल इनका जो पूरा नाम है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जब दोस्तों कल मैंने आर्टिकल का आपको कराया था तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जो संघात्मक व्यवस्था है ना, किस देश से प्रेरित है? कनाडा है या आयरलैंड है, क्या है भाई? यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो देखो, संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा से प्रेरित है। आप सभी जानते हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, आप सबको पता है। और बहुत सारी चीज़ें, उधार का संविधान संज्ञा दी गई है, जिस देश से जो अच्छा लगा वो लिया गया है ना। नीति निषेध तत्व तो आयरलैंड से लिया गया था। आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, USA से प्रेरित है। संवैधानिक बात करते हैं, संविधान जो है आपका, ठीक है, ब्रिटेन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, देखो उद्देशिका हो गई या इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना, यही आपका आत्मा या हृदय कहलाता है। ठीक है, आत्मा या संविधान की हृदय कहलाता है। और हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए ... तो ये पूरा जो है ये आपका लिया गया था USA से। ठीक है, उद्देशिका USA से। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है, USA का है। ठीक है, ब्रिटेन का तो अलिखित है, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किससे संविधान से ली गई है? तो देखिए, संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं ये आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबसे छोटा और लिखित संविधान की बात करते हैं, मोहम्मद एहसान, सही कहा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो आपको भाग भी याद रखना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ये संबंधित है ये किस में है? भाग 4 में है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्यों के संदर्भ में है। ठीक है, केंद्र संघ और उसके राज्य के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता आपका दिया हुआ है, नागरिकता 5 से 11 तक कल मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, भाग 3 में आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, FR है, जो कि आपका 12 से 35 तक है। ठीक, तो भाग 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, और भाग 4 का भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी वाला मामला, और 51 का। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ठीक है, भारत क्या है? कल्याणकारी, वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, हमारा देश गणतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ पर गणतंत्र का मतलब सर्वोच्च पद जो है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है,
ये देखिए जो कल्याणकारी है आर्टिकल 39 कहता है 39वां, और ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 39A या आर्टिकल 39 क, ये किससे संबंधित है भाई, कुछ याद है? कमेंट करिए। 39 क किससे संबंधित था? गरीबों के लिए निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क विधिक सहायता 39 का संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां देखिए, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। देखिए परिचय पत्र मेनली होता क्या है, जब आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका कोई स्कूल का ID कार्ड हो गया, ऑफिस का हो गया, एक शॉर्ट परिचय पत्र में आपकी बेसिक जानकारी होती है। और जब भारत के संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वह पूरा उसका संविधान का सार है। ठीक है, और ये कहा था पालकीवाला जी ने, N.A. पालकीवाला जी ने। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। और कितने सही हो रहे हैं भाई, आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, रिवीजन आप लोग का मैं अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हिंदी क्लास शाम को चल जाएगी आज, कल क्लास नहीं हो पाई तो मैंने कहा था मैं अगर बाहर रहूँगा नहीं हो पाएगी। 8 PM पर हिंदी और पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये देखिए आपका क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस है भाई। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस नॉट रसिया, फ्रांस। रूस से, USSR, रूस से तो आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था। ठीक है, अमेरिका से आपका बहुत सारी चीज़ें, मेन चीज़ आप देखते हो कि आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी कि यह 1975 के बाद शामिल हुआ? ठीक, अच्छा प्रश्न है। संविधान संशोधन होते हैं, जब संविधान लिखा गया था उस समय की जो परिस्थितियां थी, बाद में जैसे जैसे महसूस किया गया कि नहीं इसमें अपडेट होना चाहिए तो संशोधन किए गए। और एक शब्द इसमें और जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, 1976 के माध्यम से कौन सा अमेंडमेंट होता है? 42वां संशोधन होता है, जिसमें कि एक शब्द जोड़ा जाता है, क्या है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये शब्द 1975 में तो था नहीं, 1976 में आया, तो ये मूल संविधान का हिस्सा तो था नहीं, बाद में यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के संविधान में की जो उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उद्देशिका में जो न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने न्याय है भाई? 4 हैं, 5 हैं? 5 तो है नहीं, 3 प्रकार के हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन कौन सा? सामाजिक, ठीक है, पहला सामाजिक हो गया, दूसरा आर्थिक हो गया, ठीक है, और तीसरा राजनीतिक हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से आपको न्याय की मिलेगा। मतलब कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा गरीब हो, समाज में उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, तो सबके लिए समान है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है,
तो ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है, 1973 का ये विवाद था। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये था केशवानंद भारती वर्सेस केरल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती और केरल गवर्नमेंट के तहत ये था, और इसमें प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखिए जब संविधान संशोधन होता है उसमें तो पूरे संविधान के मूल है ना, उसको तो पूरा आप संविधान बदल तो सकते नहीं, जो उसके भाव हैं हल्के फुल्के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कल ये प्रश्न आया हुआ था, आर्टिकल का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिला ले, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर दे? अब बताइए, गलत नहीं करेंगे। कल जिन छात्रों ने गलत किया था आज उनका जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करेंगे। 2 अभी भी बता रहे हैं, 3 है भाई, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत। 2 में तो नए राज्यों की स्थापना प्रवेश की बात की गई है, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। 3 में क्या है, जैसे कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करके 35 से खत्म करके उसको क्या किया गया, संघ में मिला लिया गया। उसके क्षेत्र में भी कमी कर दी गई, लद्दाख को अलग कर दिया गया, अलग यूटी बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। पहले ये लद्दाख इसी का पार्ट था। तो आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ, वेरी गुड मोहम्मद एहसान। तो देखो भाई, भले ही कम आ रहे हो, संख्या आप लोग की कम है, लेकिन जो आएगा वो पढ़ेगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहानी वही होती है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो फिलहाल चलिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, देखिए सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया। पहले सिक्किम, आर्टिकल 2 का कह सकते हैं। ठीक है, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन सा मिनट, पहले संबद्ध किया गया फिर पूर्ण उसको वो किया गया, तो संबद्ध हुआ था 35वें के तहत। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 35 75 की बात है, 75 की है ना उस पर। और 36वें में पूर्णतः विलय हुआ था 35, तो यहाँ 36 है नहीं, पहले संबद्ध बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, अटैच किया गया। और संविधान संशोधन जो था 35वां अमेंडमेंट था। ठीक है, 35वां इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए फिर 36वें में पूर्ण हो जाता है। किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? भाग 2 में। ठीक है, आर्टिकल, कल वाला क्वेश्चन आज है 5 से 11। ठीक है, हाँ 35वां 1975 में, बिल्कुल हृदय कुमार, और 1975 यहाँ पर 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 11। नागरिकता अधिनियम 1955 भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न मिलान कर दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। आज देखते हैं आप लोग सही मिलाते हैं। देखो प्रश्न कोई भी हो, आप चाहे पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। एग्जाम से पहले उससे 1-2 बार रूबरू होना आवश्यक है, वरना वो प्रश्न आपके लिए एग्जाम में घातक हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार हम पढ़े थे और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, तो 2 हो गया, 3 हो गया। संस्कृति व शिक्षा हो गया आपका 29, 30, 2, 3, 1, और धर्म 4 हो गया। 2, 3, 1, 4 कहाँ है भैया? ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 23 का राइट आंसर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको बड़ा करते हैं। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? देखिए मैग्ना कार्टा ये शब्द आया कहाँ से, है ना, इसको कहते हैं अधिकार पत्र। नॉर्मल रूप में ये अधिकार पत्र है। ठीक है, अब हमको संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं,
जिसका राज्य हनन नहीं कर सकता है, और अगर राज्य हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, है ना, और वहाँ से जो भी डिसीजन होगा वो राज्य के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, अब ये भाग 3 में 12 से जो 35 तक है फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, FR है, और ये USA से लिए गए हैं। कल एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और 21, जब देश में अगर 352 का प्रयोग करके आपातकाल लग जाए, ठीक है, तो भी ये रद्द नहीं होगा, ये हमें मिलेगा, अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स वह डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो जब संविधान बना था उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, है ना, मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। इसके बाद एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, इसको विधिक अधिकार कर दिया गया 300 का के तहत। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर क्या कर दिया गया? एक लीगल राइट्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां देखिए, कल ये क्वेश्चन आर्टिकल में आया हुआ था और आज आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर से। कमेंट करिए। चलो भाई, लगातार बोलते बोलते खांसी भी आ रही है। यहाँ पर देखिए क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? छब्बीसवां प्रश्न बताएंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, यहाँ ध्यान रखिएगा, 13 है, 32 है और 226 है। ठीक है, कल भी ये प्रश्न आया हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है। ठीक है, मानव का दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 23 प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 है, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो माइनॉरिटीज का राइट है वह क्या 31 में है? कमेंट करिए। तो ये आपका ये गलत है, यानी कि इसका सही जवाब ये होगा। ये जो राइट्स है आर्टिकल 30 में दिया गया है, 31 नहीं, यहाँ पर 30 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है। डी का अनुच्छेद 30 होना चाहिए। बिल्कुल हृदय कुमार, अनुच्छेद 30 होना चाहिए और सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? अभी मैंने आपको मूल अधिकार के बारे में बताया, जिसमें कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है, और हमारे अधिकारों का हनन। मान लीजिए कि आप RO की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी वर्ग विशेष से हैं, 1 मिनट, ठीक है, और सरकार ने कहा कि आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी सरकार क्या करती है, आपको बाहर कर देती है, लिंग धर्म इसके आधार पर। तो आप कहाँ जाओगे? आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे ना। तो न्यायपालिका को क्या कहा गया है? संरक्षक समझा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति न लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 29वां देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत? तो ये IPC का क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं। आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप कह सकते हो कि न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आप पढ़ सकते हो। धारा 309 है। ठीक है, यानी कि अगर आप सुसाइड करते हैं और बच जाते हैं तो आप अपराधी घोषित होंगे, और सफल हो जाते हैं तो मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है, और जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उसको डट के सामना करिए।
आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, ठीक है। कोई चीज़ परमानेंट तो होती नहीं कि आप सुख है सुख जीवन भर भोगेंगे। समस्याएं सबके साथ लगी होती हैं, बार बार आप तैयारी कर रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो। वहीं कोई आपका पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, पहले अटेम्प्ट में पास कर गया, तो उसको लेकर भी अपने अंदर हीन भावना मत लाइए, ठीक है। क्योंकि अक्सर प्रयागराज में आपको खबरें सुनने को मिलती, मैं तो प्रयागराज में रहता हूँ, बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तैयारी करते हैं 4 साल 5 साल, लेकिन इसके बाद डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कोई हल नहीं है, इसलिए छात्र जीवन में बहुत ही संयम बरत के आप। और कितने प्रकार के न्यायिक आदेश की बात है, देखो 3 प्रकार के न्याय की बात है, ठीक है, संविधान में। और न्यायिक आदेश यानी कि न्यायिक आदेश कौन देगा? न्यायालय देगा। कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5 प्रकार के न्याय आदेश है, ठीक है, जिसमें कि आप कहते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? आपके 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समस्या तो अंबानी को भी है, बिल्कुल, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी परेशान है भाई, ऐसा नहीं है, और जिसके पास नहीं है तो वो तो है ही है। लेकिन समस्याओं का डट के मुकाबला करेंगे तो जीवन में आगे चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक। संविधान का हृदय और आत्मा, ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो जो भी छात्र कल नहीं देखे हो, चलिए सफलता जी, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। देखो आर्टिकल क्या है? 32 है। BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? 32 को संविधान का हृदय या आत्मा बोला है। फटाफट देखते हैं। और नॉर्मली प्रस्तावना है, मेन रूप से ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति हो गया, है ना, बोलने की आज़ादी। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19, है ना, 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना। और आर्टिकल 19 में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है। 21 में जीवन का अधिकार है, प्राणदैहिक हो गया, ठीक। 14 आपका जानते विधि के समक्ष समानता हो गया। तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। 16 अवसर की बात है, वहाँ पर देखा जाए तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कमेंट करिए, मौलिक अधिकार अगर निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। और मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है इसमें से? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री के द्वारा? चलिए बताएंगे। तो बिल्कुल देखो भाई, राष्ट्रपति क्या करते हैं जब आपातकाल लगता है, आपातकाल की बात करते हैं, तो सारे मौलिक अधिकार क्या होंगे? आपके निलंबित होंगे। सारे में से केवल 2 आपके बचे रहेंगे, ठीक है। 20 और 21 बना रहेगा। 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते कभी भी। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये याद रखिएगा। बाकी जितने भी अधिकार हैं, चाहे आपका छुआछूत हो, उपाधियों का निषेध हो, चाहे आपका बलात्श्रम हो, बच्चों का कारखानों में निवेश 24 वाला, सब सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन ये 2 आपके बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये 2 किस लिए बने रहेंगे? ताकि मनमानी ना हो पाए, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। चलिए, आर्टिकल 40, 41, 44, 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि देखो आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन को, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, ये याद रखना, BR मेहता कमेटी, 3 लेयर, है ना, 3 स्तरीय। आर्टिकल 41 कहता है काम करने का अधिकार, सबको काम करने का अधिकार है। 44 कहता है समान नागरिक संहिता, जो कि अभी भारत के एकमात्र राज्य गोवा में है, और इसको संपूर्ण भारत में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है जल्दी हो जाए। और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48, ठीक है। 48 का में पर्यावरण और इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो इस तरीके से ये सभी अपने आप में मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। कितने छात्र हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे? भाई आप लोग की एज है कि नहीं उसके अंतर्गत? और यूपी पुलिस के 60,000 पद आ रहे हैं, बहुत ही बम्पर भर्ती आ रही है, ठीक है। सुनहरा मौका है आपके घर में, अगर आपके छोटे भाई हो, बहन हो, है ना, जिनकी एज है, तो उनको कहिए तैयारी करें, ठीक। 42वें संविधान संशोधन नियम 76 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था?
मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, ये याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और 51 क कहा गया था, ठीक है, 51 क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिए 11वां मूल कर्तव्य जो था, जवाब कमेंट करो भाई, कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है क्या? सोच के जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं यही देख रहा था कि कौन कौन 42 देता है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में थोड़ा सा यही थोड़ा सा अलगाव है कि अगर आप नहीं समझेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आप जानते हो जब संविधान में 42वां संशोधन होता है तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि 1976 में 10 ही थे, ठीक है। उसके बाद +1 हुआ और 86वां संविधान संशोधन बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई वाला, ठीक है, तो कुल मिलाकर 11 हो गए। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37, इसके बाद कल 50 क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें। बहुत सिंपल सा हलवा सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है भाई। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो आप जानते हो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ी हुई है, ठीक है, अशोक मेहता ये भी आपके पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कर्तव्य की बात की जा रही है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो जितने हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है ना, उसमें से एक कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण सुधार, और मौलिक कर्तव्य हमारे 41 क में है। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप समझेंगे कि 48 क्यों नहीं सर ने बताया। 48 तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत है, राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत है, लेकिन ये प्रश्न यूपी पीसीएस में आपका पूछा गया था और यहाँ पर साफ साफ एक शब्द लिखा हुआ है कर्तव्य, हमारा कर्तव्य ड्यूटी। तो 51 क में पर्यावरण संरक्षण और ये कर्तव्य हमारे यहाँ पर है, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि 48 क में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत है, नीति से तत्व है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य में 51 क आएगा। समझ गए भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कितने मूल कर्तव्य हैं? अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मूल कर्तव्य कितने हैं भाई? कुल हमारे पास 11 हैं, पहले 10 थे, बाद में एक और आ गए, टोटल हमारे पास 11 हो गए। चलिए, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता, यानी कि टैक्स, ठीक है, धर्म विशेष के संवर्धन के लिए जो टैक्स है, ये आपका आर्टिकल 27, 25 से आपका है ना 28 में तक, 25 से 28 तक में धर्म के स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो 27 के द्वारा टैक्स मुक्त, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यानी कि अगर कोई मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो उसमें संसद के सदस्य जो सभी निर्वाचित हैं, साथ ही साथ आपके विधानसभा के सदस्य और आपके दिल्ली पुडुचेरी और JNK, ठीक है, तो ये यूटी के भी मेंबर हैं, वोट करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कहाँ से हो, विधान परिषद से हो, यानी कि उच्च सदन से हो, ठीक है भाई, अपना कोई प्रत्याशी होता है तो वोट दे सकता है, निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो तो भी दे देगा,
वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यानी कि विधान परिषद की बात हो रही है। और कल 169 आर्टिकल 169 में मैंने बताया था विधान परिषद, और 170 में आपका क्या है, विधानसभा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, बिल्कुल समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है? तो एक महाभियोग कल मैंने आपको बताया था, संसद में 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और बिल्कुल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आर्टिकल 61। चलिए 8 प्रश्न और है, फटाफट करते हैं। इसके बाद शाम को रात में 8 बजे मुलाकात करेंगे हिंदी की क्लास में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए। अब राष्ट्रपति का स्थान रिक्त कैसे होता है? ठीक है, या तो वह त्यागपत्र दे दें, उन पर महाभियोग चलाया जाए, है ना, या उनकी मृत्यु हो जाए, तभी तो रिक्त होगा ना। ठीक है, तो उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं अवेलेबल हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो संभालेंगे, और 6 माह में भर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, अमेरिका से महाभियोग लिया गया, सही कह रहे हैं। तो 6 महीने में, क्योंकि आप जानते हो कि संसद की कार्यवाही साल में 2 बार होनी अनिवार्य है, और संसद के 3 अंग है, प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 साल में 6 महीने में भरना अनिवार्य है। कल का क्वेश्चन ही है, कल भी ये प्रश्न आया था। 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, बताएंगे। एक 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित करते हैं कौन? आयोजित करने का कार्य राष्ट्रपति का है। आयोजित करने की बात हो रही है। हृदय कुमार, अभी तक आप डिटेल में सही जवाब दे रहे थे। देखिए, देखन में चोटन लगे घाव करे गंभीर। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे और लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है और वर्डिंग पर नहीं ध्यान देंगे तो आप आत्मघाती कदम उठाएंगे। संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे राष्ट्रपति। जब यहाँ पर पूछता कि भैया अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता में आप लगाते लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। ठीक, चलिए, वेरी गुड। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है 61 के तहत, यह कैसी प्रक्रिया है? ये कार्यपालिका की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है कि विधायी प्रक्रिया? नहीं, ये आपकी अर्ध न्यायिक आपकी जो क्या है प्रक्रिया है, अर्ध न्याय। हाँ, जल्दी में गलत हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करेंगे एग्जाम में, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के बताइएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वह वोट तो करता है, लेकिन जब 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है तो वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि उसको चुनने का तो अधिकार दिया गया है, चुनने का, लेकिन उसको हटाने में नहीं शामिल किया गया। हटाना जब होगा तो कौन करेगा भाई? चलिए देखिए, प्रश्न घुमाया प्रश्न है, और सोच के दिमाग लगाइए। मैंने बताया कि चुनने का अधिकार दिया गया है, हटाने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आप क्वेश्चन सही बताओ भाई, सभी लोग गलत जवाब दे रहे हो। ठीक है, हृदय कुमार 47 बताओ भाई, विधानसभा के सदस्य। चलिए, जी हाँ, है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 46 है। समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के मेंबर लेंगे, निर्वाचित राज्यसभा के मेंबर लेंगे, और राज्यों की विधानसभा के साथ साथ दिल्ली, पुडुचेरी, यूटी के भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए, जब महाभियोग लाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में ही लाया जाएगा,
है ना, किसी एक में, और इन्हीं के सदस्य क्या करेंगे, वोट करेंगे। महाभियोग प्रस्ताव से पारित हो गया तो राष्ट्रपति महोदय को पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग में विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि ये चुनने का काम तो करते हैं। जब विधान परिषद के ना तो चुनते हैं, ये तो चुनने में भी नहीं आते हैं, इनको तो पहले ही बाहर रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राज्य की विधानसभा इज द राइट आंसर। बिल्कुल हृदय कुमार आपका सही है, और दीपक यादव ठीक, महिमा पटेल। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न ऐसे ही प्रश्न है, और 2 ही 4 नंबर का खेल होता है कि मेरिट ऊपर नीचे होती है, और 1 अंक से आपकी मेरिट कितने नीचे चली जाएगी आपको पता है। 10 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 411 लोगों को बुलाना है, 99% को बाहर करना है, 1% को अंदर करना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आयोग में इतना तगड़ा फॉर्म गया है। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। कल वाला क्वेश्चन है, पुनरावलोकन है, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। बताओ भाई, वेरी गुड। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं उनको बता दें, डेली शाम को 4:30 पर, ठीक है, जीके जीएस अभी चल रही है, हिंदी चलती थी, फिलहाल अभी मैं जीके जीएस ही करा दे रहा हूँ, ठीक है, और शाम को 8 बजे हिंदी कर देते हैं, ठीक है, टाइमिंग कोई इशू नहीं है, 8 PM पर। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है 123 के तहत, 123 के तहत। वहीं पर आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे, राज्यपाल तो 213, ये याद रखिएगा, ठीक है, राज्यपाल 213। चलिए 3 प्रश्न और है, फटाफट करते हैं, इसके बाद 8 बजे हम मुलाकात करेंगे 8 PM पर हिंदी और पर्यायवाची प्रश्नों को लेकर। साथ ही साथ बता दें, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा अच्छा खासा, और इस तरीके से सारी डिफिनीशन आपको यहाँ पर दी गई है, हर प्रकार के प्रश्नों के साथ में डिटेल में आपको हमने यहाँ पर आंसरिंग कराई है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए डिज़ाइन की गई है, और कोई बहुत ज़्यादा आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है, मात्र 100 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं, और हिंदी की 75 रुपये में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श। तो कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर आप 97-212-44-753 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। भारत के आकस्मिकता निधि है ना, आकस्मिकता निधि का संरक्षक। देखो आकस्मिकता निधि क्या होती है, जब कुछ जरूरी काम पड़ जाए और सदन ना चल रहा हो, तो भाई कोई भी पैसा निकलता है तो संसद के कार्रवाई के दौरान ये पारित होता है, तब तो होता है ना। लेकिन आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन है, राष्ट्रपति महोदय संरक्षक है, ठीक है, अपने विवेक से ये कर सकते हैं, ये पावर दिया गया उनको, ठीक है। देखिए जीएस यही समय रहेगा, जीएस आप लोग बताओ, जैसे कि जीएस रात में 8 बजे चलाते थे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जीएस अगर आप इतने बजे रिवीजन कर लेंगे तो 8 बजे मैं आपको हिंदी पढ़ा दूंगा। कोई नहीं, थोड़ा सा सफल कर दिया गया, ऊपर इधर उधर हो गया है, शिफ्टिंग हो गई है। तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संचित निधि राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अब आप जानते हो कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, 352, 356 और 360। कल मैंने पढ़ाया था 52 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। पहला क्या था, आंतरिक अशांति, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, ठीक है, 44वां अमेंडमेंट होता है। 56 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, और 60 में आपातकाल लगता है, कौन सा, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात 352, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये आज का टेस्ट था। 50 में से क्या आपके 40 प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी से कमेंट करिएगा, क्योंकि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या रेशियो बनाना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 40% तो पाना अनिवार्य है। ये आपको पता है, 40% पाना अनिवार्य है, बताओ भाई।
ठीक। इसके बाद आपको बिल्कुल 140 पेपर फर्स्ट में 140 में कम से कम आप 85 से 90 आपको सही करना पड़ेगा और हिंदी 50 प्लस ही रहना पड़ेगा। मान चलो 52, 55, 50 प्लस अगर आप यहाँ पर रहोगे तब जाके आप मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हो। 130 का आंकड़ा आप क्या करोगे, टाक पाओगे। 135-40 के बीच आप रहेंगे तो ये मानिए कि आप सुरक्षित हैं मेंस के लिए। ठीक है, 48 सही हुए हैं, 2 गलत हैं। दो भी ना गलत होता और जो जल्दबाजी हो गई हृदय कुमार, है ना। तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस करिए और डेली में आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न है। अभी में पॉलिटी है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन होगा ये 2-3 क्लास में मैं सब करा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि हमने पॉलिटी का अच्छा खासा रिवीजन कर लिया है। ठीक है भाई, इसी तरीके से हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी भी करा देंगे। 50 पार्ट मैंने कल कराया था, उसके पहले 50 महत्वपूर्ण मैंने आपको आर्टिकल कराए थे। ठीक है, तो पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। स्वागत है राजीव कुमार जी, मोस्ट वेलकम, नमस्कार। उसके पहले बता दें कि अगर आप तैयारियाँ अपनी और अच्छी करना चाहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट जिस तरीके के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, आप उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए 20 मॉक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 20 टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि 2800 प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी कि 20 मॉक टेस्ट है और हर टेस्ट में 140 प्रश्न है। विस्तृत व्याख्या के साथ मात्र 100 रुपये में आप जीएस ले सकते हो। इसी तरीके से हिंदी का टेस्ट है, जो कि आपको मात्र 75 रुपये में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहा है, यानी 175 रुपीज़ में 40 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, 20-20 के। नमस्कार नमस्कार, लेट्स लर्न, चंदन सिंह, राजीव कुमार, सभी का। तो मैं बिल्कुल चीज़ें हैं आपके लिए, और एक डेमो टेस्ट इसका आप हमारे एप्लीकेशन पर फ्री ले सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के कैसे प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को ऐसे देखेंगे, भारत माता सोसाइटी का संस्थापक सदस्यों में से एक था, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और आपको डिटेल में क्या मिलेगा, इसकी आंसरिंग भी मिलेगी मात्र 100 रुपये में। स्वागत है सभी का, फटाफट आ जाओ भाई, फिर क्लास शुरू करते हैं। 5 मिनट का समय, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। ये हमारा ऐप है, जहाँ पर आपको ये 200 रुपये 50% का डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। चलिए नमस्कार, स्वागत है, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए भाई, आज का टेस्ट शुरू करें। चलो, स्वागत है, नमस्कार सभी का, मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलो, बहुत अच्छे अच्छे शानदार जानदार प्रश्न आज भी हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो, संसद है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। आर्टिकल 79 में बात की गई संसद के बारे में, फिर 80, 81 राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, अब संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, संसद की निम्नलिखित स्थायी समिति में किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। यानी कि इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और 30 निचले सदन, है ना, निचले सदन, यानी कि किसके अस्थायी, जो आपका लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोग को और अच्छे से दिखे। चलो भाई, स्क्रीन क्लियर है ना। हालांकि इस मॉडल में स्क्रीन आपको बहुत क्लियर दिखती है, डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए रेहान, स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। सुब्रा जी नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी छात्रों का कमेंट करके बताओ भाई, बहुत ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है। और एक छात्र की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एग्रीकल्चर का कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, जिसमें फसल और उसकी प्रजाति, कौन से रोग किसमें क्या लगता है। उसके लिए कल आपको एग्रीकल्चर का लेक्चर मिलेगा और रामबाण लेक्चर रहेगा, जिसमें कि फसलों के प्रकार, है ना, उसमें लगने वाले रोग, ये सब आपको मिलेगा, प्रजाति, सारी चीज़ें। देखो, ये आपका प्राकलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी की बात करते हैं। ठीक है, प्राकलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं। 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई ध्यान रखना, बी करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। वहीं पर लोक लेखा समिति, जिसको कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, पीएसी इन शॉर्ट कहते हैं, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 15 + 7 टोटल कितने मेंबर होते हैं,
टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। 15 और 7, 15 लोकसभा से, लोक लेखा समिति में, ठीक है। आपने ये सोचा कि लोक लेखा लिखा हुआ है तो लोकसभा से संबंध होगा, ठीक है, इस तरीके से आपने इसका जवाब दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है। चलिए, लोक उपक्रम में भी 15 7 होते हैं, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए फटाफट, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इनमें से एक ऐसा कार्य जो केवल और केवल उच्च सदन, है ना, उच्च सदन के सदस्य ही कर सकते हैं। क्या उपराष्ट्रपति का चयन केवल राज्यसभा के मेंबर करते हैं? धन विधेयक पर रोक ये लगाते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, या संघ सूची के किसी विषय को समवर्ती एवं राज्य सूची में एक साथ स्थानांतरित करना? कमेंट करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब नहीं आ रहा भाई आप लोग का, कहाँ मुझे कमेंट दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, आजकल यूट्यूब पर भी पता नहीं क्या नए नए फंक्शन हो गए हैं, एक बार ओपन करो तो दोबारा उसमें कमेंट नहीं दिखता। चलिए, और एक बार रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जवाब तो भाई जवाब आने शुरू हो रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा आप लोग का, कि मुझे जवाब नहीं दिख रहा है भाई। एक मिनट रुको, स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर कमेंट चल रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, तभी तो नहीं चल रहा है। अभी तो कमेंट आया है भाई, मैं कहूँ भाई कमेंट कहाँ हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 249, इसके पहले मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाया था, ठीक है। आर्टिकल 249 ये मैंने बताया था, इसके तहत क्या करती है राज्यसभा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, ठीक है। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये राज्यसभा कर सकती है आर्टिकल 249 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का जब चयन होता है तो भैया लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर करते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। धन विधेयक 110 में है मनी बिल, जिसमें कि लोकसभा से जब ये पारित हो जाता है ये राज्यसभा को जाता है, और राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है कि इस बिल को खारिज करा दे, 14 दिन का समय मिलता है, नहीं तो फिर स्वतः पारित होता है, तो पूर्ण एकाधिकार आपका लोकसभा का हो जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं संघ सूची किसी विषय को। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक। चलिए, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, गैर सदस्य, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मतदान कराया जाएगा तो वह मतदान नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ, किस आर्टिकल में है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 148 होगा या 76 होगा, कमेंट करिए। चलो भाई, विनय सागर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताएंगे फटाफट। चलिए, तो देखिए यहाँ पर महान्यायवादी आपका 76 में है, ठीक है, और 148 में CAG मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए फटाफट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखो भाई 50 प्रश्न है, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। ये प्रश्न कह रहा है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। नॉर्मली देखो 12 से 1 का जो समय होता है वह शून्यकाल होता है, जिसमें कि कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है जो पहले से निर्धारित नहीं रहता। एक तो प्रश्नकाल होता है, उसमें पहले से सब कुछ रहता है, लेकिन शून्यकाल में क्या है, लेकिन 12 से 1 तो चलता है, लेकिन इसकी कोई समयावधि, कोई सटीक समयावधि नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो यह अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है यहाँ पर देखा जाए, और शून्यकाल भारत की संसद की ही देन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 घंटा तो नॉर्मली होता है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया कि शून्यकाल कितने समय तक हो सकता है, तो ये अनिश्चित काल तक के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
इस बात को। और अगर एग्जाम में अनिश्चित काल नहीं दिया हुआ है तो आप 1 घंटा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अनिश्चित काल का जवाब सही है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर जो होता है, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है भाई, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा तो भंग हो जाती है ना, उसके अध्यक्ष से लेकर सभी सदस्य खत्म हो जाता है, कार्यकाल एक्स हो जाते हैं। तो जो सदस्य जाएंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही तो दिलाते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर चुन के जाते हैं, अपने में से सर्वसम्मति से किसी एक को क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। वह क्या करते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता है उस पद पर बना रहता है। ठीक है, जैसे कि ओम बिरला जी अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? लोकसभा स्थगित कौन करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच के जवाब दीजिएगा। देखो, ये जितने प्रश्न भाई मैं ला रहा हूँ बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं, आप पढ़ लोगे आपका ही फायदा होगा। और लोकसभा के स्थगन की शक्ति कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए कमेंट करेंगे स्पीकर। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, दीपक यादव, चांदनी त्रिपाठी, प्रशांत वर्मा। जी हाँ, देखो लोकसभा के स्पीकर कार्यवाही को शुरू भी करते हैं, है ना, स्थगित भी करने का इनके पास राइट है स्पीकर को। यानी जब देखते हैं सदन में ज़्यादा हो हल्ला मचता है, ठीक है, तो वो स्थगित करते हैं सदन की कार्यवाही, आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि संसद में कितना बवाल चल रहा है, काफ़ी सांसद लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। और भंग करने का क्या है, भंग कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं ना लोकसभा भंग की अधिसूचना। ठीक है, तो जब अभी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 वाला, अप्रैल मई में जब अधिसूचना जारी होगी तो लोकसभा भंग हो जाएगी। और ये स्पीकर यहाँ पर लोकसभा भंग होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि नए ना आ जाए, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 मैंने कल ही बताया है। ठीक है, कमेंट करेंगे, कमेंट करिए। आर्टिकल 61, सुब्रा विद्यार्थी जी कमेंट करिए, और जितने भी छात्र यहाँ पर हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? चले देखिए, 1/10 है ना, तो वहां पर क्या होगा, 1 कुल सदस्यों का 25% या 1/4 आप कह सकते हैं। ठीक है, कम से कम कितने सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत? 1/4, ठीक है, या 25% आप कह सकते हैं। ठीक है, 10% तो सदन की कार्रवाई चालू करने के लिए जरूरी है, लेकिन जब महाभियोग लाया जाएगा तो कम से कम 1/4 लोगों का, ठीक है, 25% या 1/4, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सदन की कार्रवाई चलने के लिए 10% अटेंडेंस अनिवार्य सदस्यों की, ये भी आपको बताना चाहिए। महाभियोग 61 के तहत लगता है, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। ठीक है, लाया जा सकेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 7 का बी होगा। अभी बहुत प्रश्न है भाई, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल को लागू करे? तो मैंने आपको आर्टिकल पहले ही पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, 52, 56, 60। तो 52 क्या है, 56 क्या है, 60 क्या है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जो आज तक भारत में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। 352 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? यानी कि आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अब धन विधेयक कौन कहेगा कि धन विधेयक है, मनी बिल है, या साधारण विधेयक है? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर इस बात का निर्णय लेंगे कि धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। देखिए,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां, ये एक आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है आर्टिकल 53 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 51 क्या कहता है भाई? विदेश नीति के बारे में बात करता, मैं पढ़ा चुका हूं। 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 ये कहता है। और 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है जो करेंगे, है ना, राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभा राज्यों की, ठीक है। चलिए 11वां देखते हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बताएंगे क्या होगा? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कहां पर लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, और पारित हो जाता है किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी, तो वहां पर क्या घटित होगी? वह मंत्री त्याग पत्र देगा, कि समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, या नन ऑफ दी अबव? ठीक है, कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या लगाएंगे भाई? बी लगाएंगे, सी लगाएंगे, ए लगाएंगे? मान लीजिए कि कोई मंत्री जी हैं, मान लीजिए कि वित्त मंत्री जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। वित्त मंत्री जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, सपोज दैट, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री भी उसी मंत्रिपरिषद में आते हैं ना। तो आपका ये बी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों, तो मंत्रिपरिषद में समस्त आ जाएंगे, तो समस्त के लिए यहाँ पर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सभी मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं इनको क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा, ठीक है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ वह प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। सबको क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, कैबिनेट के लिए नहीं, सभी के लिए, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार के हो, 3 जो कैटेगरी मंत्रियों की, ठीक है, सभी के लिए लागू होगा, ठीक है। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 मैंने पढ़ाया था ना, 155 और 153 में राज्यपाल के पद की बात है। राज्यपाल राज्य का राज्यपाल होगा, सभी के लिए, कैबिनेट में सभी कैबिनेट मंत्री, समस्त मंत्रिपरिषद। देखिए जो वर्डिंग यहाँ पर लिखा है ना, समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। आप देखते हैं कि राज्यपाल के पद की क्या महत्वता होती है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर होते हैं, है ना, जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति जी का पद है, और उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल का, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार राज्यपाल के अधिकार में अंतर है, ठीक है। तो एक ही राज्य के एक व्यक्ति 2 राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, और ऐसा होता भी है, और ये 7वां संविधान संशोधन है 1956 के तहत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 7वां। अब राज्यपाल करते क्या है भाई? जिसकी केंद्र में सरकार होती है ना, केंद्र सरकार जिसकी होती है, और राज्यों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, और वो चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और राज्यपाल महोदय देख रेख करते हैं कि चुनी हुई सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वरना वह केंद्र को सिफारिश करेंगे कि यहाँ पर अराजकता लागू है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिससे कि ताना बाना बना रहे। और कभी कभी आप देखते हो कि केंद्र में कोई दूसरी गवर्नमेंट है किसी पार्टी की, राज्य में कोई और है, तो अक्सर टकराव होता रहता है। जैसे आप पश्चिम बंगाल देखो, है ना, ममता जी की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
अगर दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिए। देखो 153 राज्य का राज्यपाल, 155 राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल मैंने पहले ही पढ़ाया है। राज्य का महाधिवक्ता सर्वोच्च कानूनी सलाह अधिकारी होता है राज्य के संदर्भ में, और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है 76 में। ठीक है, और 233 की जगह यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 213। यहाँ पर क्या होगा, 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। चलिए, प्रश्न ज़्यादा हैं और सेशन बहुत लंबा नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। फटाफट देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो विधान परिषद आप जानते हो हर राज्य में नहीं है ना, और विधान परिषद में अपने चहेतों को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, जाओ भाई आप भी खुश रहो। आजकल तो हर राज्यों में 2-2 मुख्यमंत्री, 4-4 मुख्यमंत्री, 5-5 मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट है यही कि सबको खुश कर दो। ठीक है, वरना पहले ये होता था 3 साल आप मंत्री रहेंगे मुख्यमंत्री, 2 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, जब मिली जुली सरकार थी। अब ये भी होने लगा कि 5-5 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री का प्रावधान कहीं है ही नहीं है, ना उप मुख्यमंत्री का है ना उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 169 में है, और 170 में विधानसभा की बात कही गई है। ठीक है, विधानसभा की। तो इन दोनों का संदर्भ कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना उप मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है संविधान में, ना उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट। ये प्रश्न भी पढ़ाया हुआ है। कल मैं आपको एग्रीकल्चर कराऊंगा, एक छात्र का कमेंट आया था, मैं कमेंट देखता हूँ भाई। तो एग्रीकल्चर में मैं आपको फसल है ना, उसकी प्रजाति, किस फसल में कौन सा प्रदेश इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा। उसमें लगने वाले रोग, ठीक है, ये सब कल के सेशन में होगा। विधान सदन समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न देखिए, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर महाधिवक्ता होगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं। जो भी छात्र महान्यायवादी बता रहे हैं, जब आप पेपर आपके सामने होगा, आपके हाथ में होगा पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर राज्य का पूछ रहा है, ना कि केंद्र का। जब आपसे केंद्र का पूछे तब आपको लगाना है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। राज्य का पूछ रहा है तो आपको एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता को सर्किल को डार्क करना है। ठीक है, ऐसे गोला करेंगे अच्छे तरीके से, और एक बार गोला अगर काला हो जाता है तो उसमें चेंजेस पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वागत है रेखा जी, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। पंचायती राज व्यवस्था पूरा घोल के पी के जाइएगा। पंचायती राज व्यवस्था मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, हर एग्जाम में तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, इसके कितने लेयर हैं, इसमें कैसे चुनाव होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 40 इसका क्या करता है। और पंचायत का चुनाव लड़ सकता है जब क्या हो, 21 वर्ष का हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्यों भैया 21 वर्ष क्यों, है ना, 21 वर्ष क्यों होगा? आप जानते हो कि लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। विधानसभा भी 25 वर्ष है। राज्यसभा बताइए, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव कितने वर्ष पे कोई लड़ सकता है? ठीक है, कमेंट करिएगा। राष्ट्रपति के लिए क्या है, 35 वर्ष। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा की जो सदस्यता है, ठीक है, अगर कोई लोकसभा का मेंबर होता है और मंत्रिमंडल उसने सर्वसम्मति से चुन लेता है तो प्रधानमंत्री की भी 25 वर्ष से मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 21 वर्ष है, और 18 वर्ष क्या होती है, ये मतदान की आयु होती है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, न कि मतदान की बात की जा रही है।
ठीक, चलिए। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण है, 1/3 आरक्षण है ना। और कौन सा संशोधन था? 33% आरक्षण है महिलाओं को। और ये चीज अभी देखिए एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ है, संसद में भी दे दिया गया है। संसद में भी क्या कर दिया गया है? महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया है। लेकिन वह 2029 इस बार नहीं, अगली बार से लागू होगा। ठीक है, सरकार ने इसको पारित भी करा दिया है और इसका इम्प्लीमेंट होगा एक कार्यकाल और बाद। ठीक, तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। संसद में जो पारित हुआ था, ये जहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपका करंट अफेयर से भी। ठीक है जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाई नगर निकाय और ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, नगर निकाय। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, भाग 9 क, यानी कि भाग 9A। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 9A, 9A इज द राइट आंसर। चलिए सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। और एक बार फिर से बता दें, जो भी छात्र यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। डेली 4:30 बजे जीके जीएस और रात को 8 बजे 8 सवा 8 तक स्टार्ट हो जाती है क्लास। 8:15 तक आपकी हिंदी की क्लास चलती है। ठीक है, तो हिंदी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज पर्यायवाची आगे पढ़ाऊँगा। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता, LM सिंघवी। ठीक, और इसके साथ साथ अगर आप 2800 महत्वपूर्ण प्रश्नों की GS की प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन से बाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और हर एक सेक्शन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा दिख। ठीक है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपको मार्केट में ऐसी टेस्ट सीरीज बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का बिलान। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अमीर को ही आरजे ममालिक दीवाने इंसा सके हर्ब, तो इसकी पूरी डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए यहाँ पर जो बनाया गया है ना, 83 की अगर बात करोगे और इसकी डिफिनीशन को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो 83 का आप डिफिनीशन देखोगे तो इस तरीके से पूरी बड़ी बड़ी देखिए यहाँ पर चीज़ें डिफिनीशन लिखी हुई है। ठीक है, कौन क्या है, जजिया, कारखाना शब्द इस्तेमाल किए गए थे, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मात्र 100 रुपये में ही आपके लिए है, तो 50% ऑफ चल रहा है। इसका जो सही जवाब है BR मेहता जी है। ठीक है, BR मेहता, बलवंत राय मेहता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक, अभिरक्षक कौन होता है? ठीक है, भारतीय संविधान का गार्जियन, अभिरक्षक कौन होगा? जब संविधान का अतिक्रमण होगा तो उसको कौन संभालने आएगा? ठीक है, बताएंगे, कमेंट करिए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है भाई? ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा 370 पर बहस हुई, आर्टिकल 370 पर, इसको चैलेंज किया गया, 370 को नहीं हटाया जा सकता, विशेषाधिकार प्राप्त है। 5 जजों की बेंच बैठी और फैसला हुआ कि यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण नहीं हुआ है। जब कोई राज्य किसी राज्य में विलय होता है, सहमति से विलय होता है, तो वह अपने शर्तों पर नहीं, स्वेच्छा से विलय होगा और जो चीज़ फिर लागू होगी वहाँ पर वो उसके लिए ही होगा जिस राज्य में विलय है। ठीक है, यही फैसला आया था ना। ऐसा नहीं कि हम आपके घर में रहने आ रहे हैं और हम कहें हमारा अलग संविधान होगा, हमारा अलग कानून होगा, आप क्या कहोगे? ठीक है, तो ये अलग विशेष प्रावधान था, इसको रद्द किया गया संसद में पारित कराकर। संविधान का अतिक्रमण यहाँ पर नहीं कहा गया। तो भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का प्रावधान है? फटाफट कमेंट कर दो, ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। जितने भी अनुच्छेद वाले प्रश्न हैं ये सब आपके रिवीजन वाले प्रश्न हैं। तो जिला न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 233 है ना, 233, इस बात को ध्यान रखेंगे, 233। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? देखो जनहित याचिका
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जिसको कि PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और इसके जनक कौन है? PN भगवती, ठीक है, PN भगवती जी हैं। और ये हुस्नारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार के संदर्भ में पहला PIL किया गया था, जिसमें कि भारत के समस्त जेल में जो बंदी हैं, जेल बंदी है करीब 40,000 विचाराधीन, अभी उन पर ना कोई फैसला हुआ कि दोषी हैं, लेकिन विचार में है, उनको रिहा करने का, ठीक है, विचाराधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। जनहित याचिका की शुरुआत कब होती है? तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 से हो जाती है, ठीक है, 1980। ये US में है जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिका, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो भाई निःशुल्क कानूनी सहायता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 39A है, 39 क, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, 39 क इज द राइट आंसर। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। 27वां देखिए, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है? कमेंट करेंगे फटाफट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, निर्वाचन आयोग। तो 324 है, आर्टिकल 324। 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 28वां प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है? जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करेगा 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो, या 5 वर्ष या 60 वर्ष। कमेंट करना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो। अगर वह कार्यकाल उनको ज्वाइन करा दिया गया, वह बन गए, और उनके 65 साल में केवल 2 ही दिन बचा है, तो वह 2 दिन का ही कार्यकाल होगा, ठीक है। 6 महीने बचा है तो 6 दिन का 6 माह का कार्यकाल होगा, या जो भी पहले हो, 6 वर्ष हो या 65 आयु पहले हो, ठीक है। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे समझता है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर मानवाधिकार की बात की जाती है, ठीक, और ये संघ लोक सेवा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में है, आर्टिकल के तहत उल्लेख किया गया, वह संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो UPSC राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि जो मेंबर और अध्यक्ष चुने जाते हैं राष्ट्रपति की द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। UPSC की बात करते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर P इज द राइट आंसर, ठीक है। 29 का सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे भाई, जो करता धरता है ना, उन्हीं को दिया जाएगा। नियुक्ति से लेकर सारी चीजें हैं, तो राष्ट्रपति को UPSC अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ठीक। अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने प्रावधान भी किया कि भाई डायरेक्ट IAS बनने का प्रावधान कुछ विशेष लोगों को है ना, बिना परीक्षा के ही, तो उसमें जो शर्तें हैं तो संसद कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? सॉरी, राष्ट्रपति नहीं होगा यार, यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, टाइपिंग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है? पिछड़ा वर्ग आयोग, SC ST आयोग की बात करते हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये संवैधानिक है, और इसका देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 340 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 340 इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न बहुत चुने चुने प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ना, डेली पढ़िए, क्लास डेली मैं करा रहा हूँ। इसी दिन कभी कभी होता नहीं हो पाती, वरना डेली आपको क्लास मिलती है। नियंत्रक एवं महालेखा, CAG, तो अगर आपने आर्टिकल वाला लेक्चर ना देखा हो हमारा, तो कृपया करके देख लीजिए। और CAG की बात करते हैं तो 148 में है, 76 में महान्यायवादी हैं, 153 में किसकी बात है? राज्यपाल के इसकी बात है, ठीक है। चलिए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से लेकर जो ये आर्टिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको तो मिलान कर सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। उपाधियों का निषेध समानता का अधिकार में आर्टिकल 18, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है,
तो आपका ये हो गया, 4 हो गया, 25 से 28 तक में आपका ना धर्म की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों की भाषा का हो गया आपका 3, 4 और ये आपका 1 हो गया और शिक्षा का अधिकार आपका 2 हो गया आर्टिकल 19। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 कहाँ है भाई? 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत सिखों को ये भी पढ़ाया हुआ है, तो आर्टिकल का रिवीजन आपका फिर से हो रहा है। सिखों के द्वारा कृपाण मतलब तलवार, ठीक है। और आज शाम को मैं आपको पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, उसमें इसका भी वर्णन होगा, तलवार, करवार क्या क्या कहते हैं, खड़ग। तो आर्टिकल 25 कहता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भाई विदेश यात्रा, ठीक है, हमारे संविधान में भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है, 12 से 35 है। और आर्टिकल 21 और ये देता है विदेश यात्रा को संरक्षण, जिसमें कि आपका मेनका गांधी वाला वाद हुआ था बनाम यूनियन, उसमें ये फैसला दिया गया। 35 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपके पॉलिटी के कोर प्रश्न हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, ये 5 आदेश है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, ये देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी में पुलिस लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट, सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब मान लीजिए पुलिस मनमानी कर दी, किसी को घर से उठा के ले गई और उसको पेश नहीं कर रही है, और पुलिस भी कह रही है कि हमें नहीं पता ये व्यक्ति कहाँ गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर करेंगे कि भाई जिसको बंदी है उनको पेश किया जाए, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर क्या देता है? व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करो। बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलते हैं भाई कि पुलिस मनमानी करती है, तो कोर्ट जाने पर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। अब परमादेश क्या होता है कि परम आदेश, यानी कि आदेश कौन देगा? जो सर्वे सर्वा होगा, कोर्ट आदेश देता है, ऑर्डर देता है, ठीक है, जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, परमादेश। प्रतिषेध मतलब मना कर देना, है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। अधिकार परीक्षा, ठीक है, और उत्प्रेषण मंगा लेना। अधिकार किस अधिकार से? आपका क्या अधिकार है? मान लीजिए कोई लोक महत्व का ऐसा कोई अधिकारी है जो उस पद की योग्यता ही नहीं रखता और वह काम कर रहा है डीएम का काम, मान लीजिए कि एसडीएम कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, 4, 3, 5, 1, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसने कहा था कि राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जाता है? ऐसा क्यों कहा गया था? नीति निषेध तत्व फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। ये वाद योग है और ये अवाद योग है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो कुछ भी 36 से 51 में बोला गया है आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में आपके अधिकारों का हनन हो रहा है ना, आपको बोलने की आज़ादी दबाई जा रही है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो ये कहा था, किसने कहा था भाई? कमेंट करिए। केटी शाह महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए 37वां देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है या आदेश देता है? निर्देश देता है, निर्देश से मतलब आर्टिकल क्या है, कौन सा आर्टिकल में पंचायतों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 40 कहता है, ठीक है, 40 के अंतर्गत, ठीक। चलिए कमेंट करेंगे, ये प्रश्न भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? इस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, यानी कि विदेश नीति, ठीक है। वन, जी हाँ 51 और 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। 39 देखिए, किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, 35वां संविधान संशोधन। तो 24वां राज्य बना था, किस वर्ष बना था? 1987 में बना था, ठीक है, 1987 में, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 1987। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं?
कमेंट करके आप लोग बताइए कितने राज्य हैं और कितनी यूटी है, कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कुल राज्य कितने हैं, कितने यूटी हैं वर्तमान में। 28 और 8, दीपक यादव बिल्कुल सही है। 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब आप RO का पेपर देने जा रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, खास तौर से बीजेपी शासित राज्य में अभी जहाँ चुनाव जीत के आए हैं प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी आपने पेट में देखा मध्य प्रदेश के योजना का पूछ लिया गया, लाडली बिटिया योजना था ना, लाडली बहना या लाडली बिटिया वाला, वो क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। ठीक है, तो यूपी की स्कीम को छोड़कर MP की स्कीम को पूछ लिया जा रहा है। तो जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल को पढ़ के जाइएगा, और अपने अगल बगल जो है उत्तराखंड हो गया, यहाँ हो गया, इनकी कुछ योजनाओं को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो करा ही दूंगा। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लाडली बहना योजना था ना, लाडली बिटिया। चलिए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो देखो भाई, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत बहुत सारे परिवर्तन हुए, है ना। संविधान संशोधन क्यों किया गया? जब समय के अनुसार उसकी देखा गया कि भाई ये जरूरी चीज़ें हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, 1976। आगे देखिए फटाफट, संशोधन किया जा सकता है प्रावधानों के अंतर्गत। संविधान संशोधन, देखो आप जैसे मान लो कि आपका घर, आपके बाबा जी, आपके दादाजी जो पुराना घर बना हुआ है, पहले का बना हुआ, आज से 70 साल पहले का, ठीक है, 60 साल पहले का, तो घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उसको रिनोवेशन कराना होता है कि भाई नहीं चलो यहाँ ये करा दे वो करा दे, तो इसमें घर में आप क्या कराते हो? संशोधन कराते हो। तो 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। तो उसके बाद से समय जैसे से बदला गया, वहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ी कि भाई नहीं संशोधन भी जरूरी है, तो ये प्रक्रिया रखी गई कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और कौन सा है, 68 है कि 52 है? बताइए। 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया अविश्वास प्रस्ताव कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखो भाई, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा में, ऐसा नहीं किसी भी सदन में ला देंगे, लोकसभा इज द राइट आंसर, लोकसभा में। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि भाई जो लोकसभा है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, ये प्रश्न भी आता है। अब आप बताइए कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? स्पीकर के प्रति होती है या लोकसभा या जनता के प्रति होती है? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर सदन में यह हो जाए, विपक्ष कहे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है ना, जनमत नहीं है, तो अविश्वास लाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है। ठीक, तो लोकसभा में यहाँ पर लाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है। ठीक है, आर्टिकल 108, बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और यहाँ पर बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता है संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य, आहूत करने का कार्य कौन करता है, तो आपको लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही होगा। समझ गए भाई, विशिष्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वशिष्ठ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना। 44 देखिए, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे शाम को 8:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे कि सदन की कार्यवाही चल सके, है ना। अब भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक मेंबर आया है तब भी कार्रवाई चलेगी, 2 मेंबर आए हैं तो कम से कम एक कोटा होता है। जैसे क्लास में अगर आप मान लो पानी बरस रहा है या बच्चे कम गए तो टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, तो कम से कम कितने, कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि अगर 500 सीटें हैं तो 50 लोग तो उपस्थित होने चाहिए ना, तभी तो यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है,
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई सदस्य, संसद सदस्य किसी पूर्व सूचना के अगर लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, कमेंट करके बताइए। 6 महीने या 2 महीने, कितने दिन अनुपस्थित रहेगा, कमेंट करना। 60 दिन, चलिए, यानी कि 2 मंथ, है ना। 60 दिनों तक अगर वह बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित है, सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं। अब भाई अनुपस्थित कब होंगे, जब सदन की कार्रवाई चलेगी तब तो, बिना चले ही थोड़ी ना वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है, कोई धन विधेयक है अथवा नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखो ये लेते हैं लोकसभा के स्पीकर, और लोकसभा से जब पारित होकर राज्यसभा से पारित हो जाता है, नहीं भी होता तो स्वतः पारित माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्या होती है, सिग्नेचर होता है, साइन होता है, ठीक है। क्योंकि संसद के कितने अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। आर्टिकल 79 में संसद के अंगों के बारे में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये 3 मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, रणजीत सिंह सरकारिया पूर्व न्यायाधीश थे, है ना, रणजीत सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम है, रणजीत सिंह सरकारिया। और इसका जो संबंध था केंद्र राज्य के संबंधों के बदले में केंद्र राज्य संबंध, ठीक। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है, आर्टिकल 78 निम्नलिखित में से किनके दायित्वों का प्रावधान है। 78 बताना भैया, 78 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति, नियंत्रक महालेखाकार परीक्षा या प्रधानमंत्री। बिल्कुल 1983 रणजीत सिंह सरकारिया। देखो 78 में जो कहा गया है वह प्रधानमंत्री के दायित्व की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है ना, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और जब लोकसभा के मेंबर चुन के जाते हैं, जिसके पास बहुमत होता है वो अपने में ही क्या चुनता है, अपना नेता चुनता है, और उसके नाम का प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ठीक है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए यहाँ पर आपका, ठीक। चलिए तो बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपकी गलती की गुंजाइश ना हो। भारत का प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत किया जाएगा, चुना जाएगा, निर्वाचित होगा या नियुक्त किया जाएगा। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, जब आप आरओ बन जाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आप आरओ का पेपर दे रहे हो। अगर आप लेखपाल का पेपर दोगे तो लेखपाल बनोगे, आरओ का पेपर दोगे तो आरओ बनोगे। क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं है। चुने तो लोकसभा के मेंबर जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर जाते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा और मंत्री जिसके पास बहुमत होगा वह सर्वसम्मति से अपना नाम भेज देंगे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, 75 का प्रयोग करके उनको नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। चयनित नहीं होगा, चयनित का मतलब क्या होता है, ठीक है, नियुक्ति होती है प्रधान। आर्टिकल 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, ये वर्ड है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। जब आप देखते हो जब शपथ लिया जाता है तो प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया, गृह मंत्री ने ले लिया, उसके बाद अन्य जो मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री, बाद में तो उनको प्रभार दिया जाएगा, लेकिन पहले शपथ दिला दिया जाता है, ठीक है। 49 देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। हमारे संविधान में यूनियन टेरिटरी का भी है, और इस समय 8 यूटी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि दिल्ली भी है, ठीक है। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए काफ़ी दिनों से बातें हो रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्रदेश की राजधानी देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 239 से लेकर 241 तक किसके बारे में है, यूनियन टेरिटरी के बारे में है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश
जब आप पढ़ते हैं संविधान का एक चैप्टर है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर भी आता है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 239 से लेकर 241 तक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 50 प्रश्न में टोटल। देखो अब तक हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और कल आपका कृषि से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं सब करा दूंगा। फसलों की प्रजाति, फसलों के रोग, उसमें लगने वाले कौन सी फसल का क्या नाम है, कौन सी प्रजाति है, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ये कई बार प्रश्न आता है, और 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। हमने टॉप 50 क्वेश्चन को आपको कराया है और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को। साथ ही साथ आप इस टेस्ट सीरीज को बाई करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या सीधे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को, केवल आप जीएस लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपये में है, या आप केवल हिंदी लेना चाहते हैं तो भी 75 रुपये में है। नॉर्मल फीस है, और इस तरीके से प्रश्न आप देखोगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को उनके जीवन भर के पिछड़ेपन से बाहर लाना था। किसी दिन में एक टेस्ट इसका यहीं पर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कोई आपके सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं, और अभी हम हैं लाइव। चलिए, रेखादीप, वशिष्ठ ट्रांसपोर्ट, दीपक, आंचल, सुनील, चलो भाई, ठीक है, प्रशांत वर्मा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे शाम को 8:05 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।